हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो नाउ टुडे इन करंट अफेयर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन्फ्लेशन। आज हम इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे क्योंकि रिसेंटली हमारा न्यूज़ में भी है कि जो हमारा WPI इन्फ्लेशन है, दैट इज़ होल सेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, वो 12 साल में सबसे अधिकतम जा पहुंचा है। दैट इज़ 14.23% के आसपास वो भी जा चुका है। वो इसलिए क्योंकि अभी हमारा जो क्रूड पेट्रोलियम है या मिनरल ऑयल्स हैं या जो नेचुरल गैस हैं, इनके दाम अभी बढ़ गए हैं। तो दैट इज़ वाई द WPI इन्फ्लेशन जो अभी है वो 14.23% के आसपास तक जा चुका है। ठीक है ना। तो क्या होता है WPI इन्फ्लेशन, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्या होता है इन्फ्लेशन? देखो, इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन इज द राइज इन द प्राइसेस ऑफ सर्टेन कमोडिटीज एंड सर्विसेज ऑफ डेली यूज एंड कॉमन यूज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यानी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो हमारे कमोडिटीज़ हैं या सर्विसेज हैं, उनके प्राइसेस में, उनके कीमतों में जो उछाल आता है, उसी को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। इजाफा जो उनकी कीमतों में आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। या इनडायरेक्टली हम कर सकते हैं द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी नोट हैज़ बिन डिक्रीज्ड। अगर इन्फ्लेशन बढ़ा तो आपके करेंसी नोट की जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। इसका मतलब जैसे आपके पास 100 रुपीज़ है, उससे आप जितने आइटम पहले खरीद पा रहे थे, आप उतना ना खरीद के उससे आप कम खरीद पाएंगे। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब आपके पास जो करेंसी नोट है, उसकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी क्या होगी? कम होगी। तो ये इन्फ्लेशन के कारण हुआ, इसी को इन्फ्लेशन कहेंगे आप। ठीक है। अब बात आती है कि इन्फ्लेशन बढ़ना नहीं चाहिए तो घटना भी नहीं चाहिए। दोनों हमारी अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। इन्फ्लेशन बढ़ा है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती है। इन्फ्लेशन अगर कम हो गया बहुत ज़्यादा, तब भी इकोनॉमिक ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती है। ठीक है। तो इसका मतलब जो इन्फ्लेशन है वो एक फिक्स रहना चाहिए, मेंटेन करे रहना चाहिए। अगर इन्फ्लेशन एक फिक्स मेंटेन है, एक फिक्स रेट पर मेंटेन है, तो उससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ प्रॉपर हो पाएगी। क्योंकि अगर एक फिक्स अगर आपका इन्फ्लेशन रहेगा तो उससे क्या होगा? एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, यानी लोग खर्च करेंगे, और साथ में जो होर्डिंग ऑफ मनी है वो नहीं होगी, है ना। तो उससे क्या होता है? हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ एक प्रॉपर बनी रहेगी। इसलिए जो इन्फ्लेशन है वो एक प्रॉपर रेट पर बना हुआ होना चाहिए, ना कम होना चाहिए ना उससे ज़्यादा होना चाहिए। बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन आता है कि इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो इंडेक्स हैं। दो तरीके से हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं। एक होता है हमारा WPI, दैट इज़ होल सेल प्राइस इंडेक्स। दूसरा होता है हमारा CPI, दैट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इन दो तरीके से हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। लेट से आप शुगर लेने जाते हैं। शुगर लेने आप एक शॉप में जाते हैं तो आपको ज़्यादा कीमत पर वहाँ मिलेगा। अगर उसी शुगर को लेने आप कहीं होलसेल शहर किसी बड़े होलसेल मार्केट में चले जाएँ, तो आपको वो शुगर उससे सस्ती मिलेगी। ठीक है। लेकिन उसी शुगर को लेने आप कहीं फैक्ट्री में चला जाए जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है उसका, तो वो और सस्ती आपको वहाँ पर मिलेगी। ठीक है। तो चीज़ों की कीमतों में जो अंतर होलसेल में जो आएगा, उसको हम कहेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर वो आता है। यानी होलसेल मतलब जहाँ पर उसका मैन्युफैक्चर हो रहा है, यानी जो प्रोड्यूसर है, समझ रहे हैं आप? प्रोड्यूसर होलसेलर को जिस कीमत पर जो चीज़ें देता है, उन कीमतों में जो अंतर आता है वो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर आता है। बात समझ में आ गई? यानी प्रोड्यूसर होलसेलर को चीज़ों को जिन कीमतों पर देता है, उसमें जो उछाल आता है ना, उसको हम क्या कहेंगे? होल सेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन। बात समझ में आ गई? यानी WPI इन्फ्लेशन जो हमारा होता है, यानी होल सेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन जो होता है हमारा, वो मैन्युफैक्चरिंग साइड को कवर करता है। यानी मैन्युफैक्चरिंग साइड में कितना ज़्यादा रेटों में उछाल आ रहा है, उसको वो कवर करेगा। कौन? WPI इन्फ्लेशन। तो WPI इंडेक्स में हमारे बहुत सारी कमोडिटीज़ हैं, बहुत सारे, लगभग 697 या ऐसी कुछ आसपास उसमें कमोडिटीज़ हैं। तो उनके प्राइसेस को चेक किया जाता है, कहाँ पर? होलसेल पे, है ना, कि उनकी प्राइसेस में कितना अंतर आ रहा है। तो उससे हम क्या करते हैं? WPI इन्फ्लेशन यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है। और जो ये WPI इन्फ्लेशन जो डेटा रिलीज करता है, वो करता है वो हमारा दिस ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर एक ऑफिस होता है। ये इस WPI डेटा को रिलीज़ करते हैं। बात समझ में आ गई? अब
किस हिसाब से ये चीज़ों को देखते हैं, जैसे एक बेस ईयर लेते हैं तो WPI के लिए जो हमारा बेस ईयर है वो 2012 का है, यानी 2012 के प्राइसेस और अभी के प्राइसेस में कितना अंतर आ रहा है, तो उस हिसाब से WPI इन्फ्लेशन कैलकुलेशन होता है उसका कैलकुलेशन। जैसे आप देखते होंगे आप मतलब कि 2012 में चीज़ें इतने की, ये चीज़ें इतने की हुआ करती थी, अभी इतने की है, तो इसमें जो इस टाइप से जो अंतर आता है, कितना अंतर आ रहा है, तो वो हमारा होल सेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन के अंदर उसको वो आता है। यानी होल सेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन आपके प्रोडक्शन सॉरी मैन्युफैक्चरिंग साइड को कवर करता है, मतलब प्रोड्यूसर होल सेलर को किस रेट पे चीज़ों को दे रहा है, तो उसमें अगर उछाल आ रहा है तो इसका मतलब WPI इन्फ्लेशन आपका बढ़ रहा है। बात समझ में आ गई। नाउ CPI इन्फ्लेशन क्या होता है, वो कंज्यूमर लेवल पे, यानी हम जो चीज़ों को ले रहे हैं कंज्यूमर लेवल पे चीज़ों में कितना उछाल आ रहा है, चीज़ों में कितना उछाल आ रहा है, यानी डिमांड साइड को कवर करता है हमारा क्या, CPI, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डिमांड साइड को कवर करता है, यानी जो कंज्यूमर है उसको चीज़ें फाइनली कितने दाम की मिल रही हैं, उसमें कितना अंतर आ रहा है, पहले कितने की मिलती थी अब कितने की मिल रही है, तो उसमें कितना अंतर आ रहा है, वो हमारा CPI इन्फ्लेशन होता है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन आता है। बात समझ में आ गई, बात समझ गई, यानी रिटेल में हमें कितने से कितने की वो चीज़ें हमें मिल रही है। ठीक है, तो ऐसी CPI जो हमारा इंडेक्स होता है उसमें भी बहुत सारी कमोडिटीज़ होती हैं, जैसे मैंने होलसेल में बताया था, ऐसे CPI में भी बहुत सारी कमोडिटीज़ होती हैं। उन कमोडिटीज़ की कीमतों में कितना अंतर आया है, कब से, बेस ईयर लिया जाता है 2012। ठीक है, तो 2012 और अभी की कीमतों में कितना अंतर आ रहा है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन होता है किसमें, CPI इन्फ्लेशन का, उस हिसाब से कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो इसके लिए भी बेस ईयर कौन सा लिया जाता है, 2012 लिया जाता है, किसके लिए, CPI के लिए। ठीक है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन का जो डेटा रिलीज करता है वो हमारा सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस वो रिलीज़ करता है। वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, वो होता है दिस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड दिस प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ये जो ऑफिस आता है, और सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ये इस डेटा को रिलीज़ करता है, CPI इन्फ्लेशन के डेटा को रिलीज़ करता है। तो WPI और CPI दोनों आई थिंक आपके अब क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हमारा इन्फ्लेशन हमारा चेक होता है। तो जो इनके बेसिस पे जो हमारा इन्फ्लेशन चेक होता है उसको हम बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। बात समझ में आ गया, WPI CPI के बेसिस पे जो हमारा इन्फ्लेशन चेक हो रहा है उस इन्फ्लेशन को हम बोलते हैं कौन सा इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन। लेकिन अगर इनमें से हम उन चीज़ों को हटा दें जिनकी कीमतों में लगभग कभी डेली डेली रूटीन में कभी उछाल आता है, कभी गिरावट आती है, तो अगर उन चीज़ों को हटा दें तो बाकी की चीज़ों में जो प्राइस राइज होता है उस इन्फ्लेशन को बोलते हैं हम कोर इन्फ्लेशन। तो दो टाइप के इन्फ्लेशन है, हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन मीन्स WPI और CPI इन्फ्लेशन जो हम कैलकुलेट करते हैं जनरली वो हेडलाइन इन्फ्लेशन कहलाता है। और कोर इन्फ्लेशन मतलब अगर हम इनमें से जो डेली जिनके दाम घटते बढ़ते हैं उनको हटा दे, बाकी के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं, तो वो जो इन्फ्लेशन होता है उसको हम बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। क्लियर हो गई बात, वेरी गुड। ठीक है, तो ये था आपका इन्फ्लेशन के बारे में। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि आखिर इन्फ्लेशन होता कैसे, क्यों होता है ना, ये मुद्रास्फीति क्यों बढ़ती है ना, इन्फ्लेशन क्यों होता है, तो इसके कारण है, बहुत सारे कारण हैं। एक तो पहला कारण डिमांड सप्लाई गैप। कौन सा, डिमांड सप्लाई गैप, यानी चीज़ों की डिमांड प्रॉपर नहीं हो पा रही, सप्लाई, चीज़ें आपको चाहिए लेकिन उसकी सप्लाई प्रॉपर नहीं आ पा रही, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही चीज़ों की, है ना। सप्लाई मतलब जो चीज़ें आपको चाहिए वो आ नहीं रही है मार्केट में, डिमांड आपकी बढ़ रही है उसकी, चीज़ें आपको चाहिए लेकिन मार्केट में उपलब्ध नहीं है, तो उसके प्राइस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो डिमांड और सप्लाई गैप हो गया ना, तो इसके कारण से क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। दूसरा कारण होता है आपका डिमांड पुश्ड इन्फ्लेशन, उसको हम डिमांड पुश्ड इन्फ्लेशन बोलते हैं। किसको बोलते हैं, सपोज आपके पास ज़्यादा पैसा आ गया, व्हेन द पीपल हैव मोर मनी, जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा, सप्लाई तो उतनी है, सपोज आपको एप्पल खरीदने थे, पहले भी मार्केट में उतने ही एप्पल थे, अभी भी उतने ही एप्पल हैं, लेकिन आपके पास पैसा बढ़ गया, आपके पास पैसा बढ़ गया, तो वो आपको जो एप्पल देने वाला है वो कम रेट में देगा, नहीं, वो इन्फ्लेशन बढ़ेगा,
वो आपको ज़्यादा रेट में देगा क्योंकि आपके पास पैसा ज़्यादा है। ठीक है, तो इस इन्फ्लेशन को बोलते हैं हम डिमांड पुश्ड इन्फ्लेशन। तो ये डिमांड पुश्ड इन्फ्लेशन के कारण भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। तीसरा इन्फ्लेशन का कारण होता है कॉस्ट पुश्ड इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ये कैसे होता है? माना कोई चीज़ें आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई चीज़ आप बना रहे हैं, उन चीज़ों को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसकी कॉस्ट बढ़ गई, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? तो कॉस्ट बढ़ जाएगी उसकी, तो आप फाइनल जहाँ बेचोगे वो कॉस्ट और ज़्यादा महंगा बेचोगे। इसका मतलब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इसको हम बोलते हैं। बात में आ गई? यानी प्रोडक्शन की कॉस्ट अगर आप ज़्यादा आ रही है तो फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इसको बोलते हैं। तो इन कारणों से आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है। बात समझ में आ गया? अब नाउ एक क्वेश्चन और उठता है, क्या इन्फ्लेशन सही है या गलत है? देखो, इन्फ्लेशन किसी के लिए सही भी है और किसी के लिए गलत भी है। गलत किसके लिए? जिसके पास कैश है, जिसके पास पैसा है, उसके लिए इन्फ्लेशन गलत है। क्योंकि मेरे पास कैश है तो अगर चीज़ें महंगी हो गई तो मुझे कैश देना पड़ेगा, पैसा मेरा जा रहा है, तो मेरे लिए इन्फ्लेशन गलत है। तो सही किसके लिए है? सही उसके लिए जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं? जैसे रियल सेक्टर, रियल इस्टेट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या या कमोडिटी स्टॉक इनमें अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका, तो उनके चीज़ों की वैल्यू बढ़ जाती है वहाँ, तो उनके लिए इन्फ्लेशन अच्छा है। और जिनके पास कैश होता है उनके लिए इन्फ्लेशन क्या है? गलत है। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट इन्फ्लेशन। आई थिंक पसंद आएगा आपको ये। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। ओके।